हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं फिजिक्स की क्लास और आज का टॉपिक रहेगा हीट एंड टेम्परेचर पार्ट 2 भाग 2। आज हम देखेंगे भाग 2 हीट एंड टेम्परेचर का ऊष्मा एवं ताप। ठीक है, तो आज इसकी बातें होगी भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं इसके पिछले क्लास में हमने बहुत सारी बातें की थी। जो थोड़ी बातें कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, क्या क्या हुआ था और क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो ऊष्मा के बारे में हमने बात की थी, हीट के बारे में हमने बात की थी। यह हीट या ऊष्मा जिसको कहा जाता था, ऊर्जा का एक प्रकार है, एक रूप है। ऊष्मा हमें गर्मी और ठंडा होने का एहसास दिलाता है। और ऊष्मा कैसे उत्पन्न होता है ये हमने बातें की थी। जब किसी वस्तुओं के अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, तब वो मूव करने लगती है, तब इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते थे, इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात की थी एग्जाम्पल के थ्रू, किस प्रकार से देखने को मिला था। फिर ऊष्मा के मात्रक के बारे में हमने बात की थी। एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक कैलोरी, और एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 लिख सकते हैं हम, 4.2 जूल। एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी। और इसको कैलोरीमीटर से मापते हैं। ऊष्मा का मापन क्या है भाई साहब, कैलोरीमीटर। एक कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, ये हमने बताया था कि 1 ग्राम पानी या वाटर का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, तो उसके लिए बढ़ाने के लिए जितनी जरूरी ऊष्मा होती है वही 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाता है। फिर कुछ और यूनिट्स थे, जैसे कि CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और एक CHU बराबर 1 पाउंड वाटर का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो जरूरी ऊष्मा होती है उसको हम CHU कहते हैं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहते थे। और एक 1 CHU बराबर 4536 कैलोरी होता है। 1 पाउंड बराबर कितना होगा, 0.45 लीटर वाटर। ठीक है, एक हमने पढ़े हैं BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और 1 BTHU बराबर होता है 1 पाउंड वाटर का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी जरूरी ऊष्मा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, BTHU। और एक BTHU बराबर 252 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल। तो ये सारी बातें आपको याद करनी थी। ठीक है, इसके मात्रक के संदर्भ में। फिर हमने तापमान पढ़ी। तापमान एक प्रकार का ऐसी भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ की वस्तु में निहित ऊष्मा की मात्रा, स्तर, तीव्रता आदि को व्यक्त करता है। और व्यक्त करने वाला कौन है, तापमान। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह ठंडी या गर्मी का मापन तापमान कहलाता है। और इसको थर्मामीटर से जो है मापते हैं। ठीक है, तापमान का तापमात्रा जो है क्या है, थर्मामीटर। जहाँ पर थर्मामीटर की बात करें तो जो ऐसी यंत्र जिसका निर्माण गैलीलियो ने किया था, उपस्थिति इसमें मरकरी और पारा की रहती है। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप 4 प्रकार के देख सकते हैं, गैस थर्मामीटर, एल्कोहल थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, बैरोमीटर। ये विभिन्न विभिन्न टेम्परेचर को ये मापते हैं। वहीं पर हमने तापमान की भी इकाई बात की थी, एसआई यूनिट, केल्विन और सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, न्यूटन। चार जो तापमापी है, कहने का मतलब चार जो यूनिट है, ठीक है, चार जो यूनिट है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, न्यूटन। ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम के अनुरूप इनका नाम दिया है। ठीक है, जैसे लॉर्ड केल्विन साहब ने केल्विन का निर्माण किया है। डेनियल ग्रेबल फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट का निर्माण किया है। एडस सेल्सियस ने सेल्सियस का निर्माण किया और डी ह्यूमर्स ने ह्यूमर्स का निर्माण किया। और इन चारों में हम संबंध देखे थे, क्या क्या संबंध था। ठीक है,
ये सूत्र आपको याद रखनी है, ये याद करनी है, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। फिर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं, और कैसे बराबर होते हैं ये भी हमने चर्चा की। फिर आगे हमने देखे थे ऊष्मा और ताप पर डिफरेंशिएट किए थे, ऊष्मा और ताप पर अंतर देखे थे, तो वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको मैं समझाया था। ऊष्मा के प्रकार भी हमने देखे थे, संवेदनशील ऊष्मा, सेंसिबल हीट, गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, ठीक है, गुप्त ऊष्मा में आप एक और ऐड कर लीजिए, ठीक है। एक होता है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा हमने क्या कहा था भाई साहब, गुप्त ऊष्मा कहा था जब अवस्था परिवर्तन के दौरान मुक्त ऊष्मा को क्या कहते थे, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इन अवस्था परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक ठोस से लेकर, ठीक है, अवस्था परिवर्तन के बारे में अगर बात करें तो अगर वो ठोस ठोस से जब द्रव में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ठोस से जब द्रव में कन्वर्ट होता है, और जब द्रव से इसमें गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये चीज अभी देखेंगे जब हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं पर बात करेंगे, ठोस द्रव गैस, तो विभिन्न अवस्थाओं में कैसे जो है अवस्था परिवर्तन होता है वो हम देखेंगे, इसको क्या कहते हैं। जैसे आप जानते हैं एक होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक, ये सारी बातें हम करेंगे, हिमांक। चलिए, तो हमने ये तीन बातें की थी, संवेदनशील ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ये सब क्या होते हैं ये हम जान चुके हैं, ठीक है। और अब देखेंगे आज की क्लास में हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसको हम पढ़ने वाले थे। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो आप जानते हैं हम बात करेंगे यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाएं में, ठीक है, परिवर्तन। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है भाई, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा गैस, ठीक है। अगर मान के चलिए मैंने क्या कहा, एक होता है पदार्थ की अवस्थाओं में एक ठोस, दूसरा द्रव, और यहां मान लेते हैं हम गैस। ये है क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती है, ठोस होता है, द्रव होता है, और क्या होता है भाई साहब, गैस होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में इसको फिर से हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में, ठीक है। हालांकि यहाँ तीन पढ़ रहे हैं, पदार्थ की चौथी अवस्थाएं भी होती हैं जो प्लाज्मा कहलाती है, वो हम केमिस्ट्री में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर पदार्थ की अवस्थाओं की हम बात करें तो देखते हैं, मान के चलिए ठोस के रूप में हम बात करें तो ठोस कौन होगा भाई साहब, मान के चलिए ठोस, यहाँ पर अगर किसी बर्फ को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, किसी बर्फ को लिया, पदार्थ की अवस्थाओं में ठोस कौन सा है, बर्फ, ठीक है। अगर बर्फ की बातें करें तो हम जानते हैं अगर यदि बर्फ को क्या किया जाए, लगातार लगातार इसको क्या दे दिया जाए, ताप दे दिया जाए, ताप दिया जाए कहने का मतलब है लगातार इसका टेम्परेचर हाई किया जाए, ठीक है, लगातार क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आप शॉर्ट में समझ जाएंगे, टेम्परेचर हाई, लगातार हम इसे क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं।
जब लगातार टेम्परेचर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है पदार्थ की जो ठोस अवस्था है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, द्रव में। ठीक है, अगर आप फ्रीज से निकालते हैं, ठीक है, फ्रीज से किसी बर्फ को, जमे बर्फ को निकालते हैं तो वो क्या रहती है, ठोस अवस्था में। यदि उसको जो वायुमंडल के एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद धीरे 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 करके, ठीक है, वो क्या होने लगता है, द्रव में चेंज होने लगता है। या उसे, उस बर्फ को गैस में रखकर, पानी के साथ गैस में रखकर या यूं ही रखकर उसको क्या करें, उसको क्या करें, उसको उष्मा दे, उसको आग में तपाए, तो जाहिर सी बात है वो ठोस अवस्था से किस अवस्था में, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। और इसी स्थिति को, जब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन होती है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गलनीकरण। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, गलनीकरण। गलनीकरण, इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा भाई साहब, गलनीकरण, गलनीकरण। और आप केमिस्ट्री में एक चीज और पढ़ेंगे, गलनांक बिंदु। गलनीकरण कहने का मतलब है मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। जब ठोस द्रव में कन्वर्ट, वह अवस्था, ठीक है, या वह बिंदु जिसमें ठोस जो है द्रव में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। कि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी फिजिक्स की बातें हो रही हैं और पदार्थ की अवस्था की बातें, क्योंकि हमें देखेंगे पदार्थ की अवस्था में, ठीक है, ऊष्मी प्रसार देखेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मी प्रसार की, जैसे ठोस में ऊष्मी प्रसार कैसे होता है, गैस में ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है, द्रव में ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है, ये हम बातें करेंगे। चले इसी को हम वापस करें कहने का मतलब, अगर टेम्परेचर लो कर दे, ठीक है, टेम्परेचर लगातार हम क्या कर दे, लो कर दे, अगर किसी पदार्थ का टेम्परेचर क्या करे भाई साहब, लगातार घटा दे, लो कर दे, ठीक है, तब अब क्या होगा, तब वो द्रव की जो अवस्थाएं हैं वो चेंज हो जाएगा किसमें, ठोस में। तो वाइस वर्सा होगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, हिमीकरण, या क्या कहते हैं, हिमीकरण। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग जानते हैं ना, फ्रिज में अगर अगर द्रव को, कहने का मतलब पानी को अगर मैं फ्रिज में रख दूं, ठीक है, फ्रिज में अगर पानी को रख दो, कुछ कुछ समय बाद, घंटे 2 घंटे बाद या कुछ समय बाद वो बर्फ में तब्दील हो जाएगा, द्रव जो है बर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो इस घटना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण। और एक होता है हिमांक बिंदु, वो भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है मेरे से। अब देखिए, ठोस तो द्रव में और द्रव तो गैस में, सॉरी, ठोस तो द्रव में और द्रव में ठोस में, वाइस वर्सा हो गया, कहने का मतलब एक दूसरे में चेंज हो गया। अगर यदि हम बात करें कि कोई द्रव कन्वर्ट हो जाता है किस में, ठोस में, ठीक है, कोई द्रव क्या होगा भाई साहब, कन्वर्ट होगा किस में, ठोस में। और कब कन्वर्ट होगा, जब इसको हम क्या देंगे, अत्यधिक ताप देंगे, ठीक है। इसका अगर टेम्परेचर की बात करें, इसको अत्यधिक हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर, अगर पानी को हम अत्यधिक टेम्परेचर देते हैं तो जाहिर सी बात है ये भाप में तब्दील हो जाएगा। अब चूल्हे में, गैस में, या किसी भी ऐसे स्थिति में उसको क्या करिए, पानी को किसी तपेले में या कहीं भी रखकर उसको क्या करिए, उसको उबालिए, बॉईल करिए, और कुछ समय बाद देखेंगे तो पूरा पानी साफ हो जाएगा, कहने का मतलब वो गैस बनकर उड़ जाएगा। पानी गर्म करते हैं तो देखते हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस में जब गर्म होता है उसके बाद वो गैस बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्वथनांक। यही क्या कहलाता है, क्वथनांक।
क्वथनांक। ठीक है, चलिए, तो ये होता है आपका क्या है, क्वथनांक। अब जस्ट इसके अपोजिट हम कर सकते हैं, यदि गैस को द्रव में कन्वर्ट करना है, गैस को हम क्या करें, द्रव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गैस को द्रव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हमें फिर से लो करना पड़ेगा। और टेम्परेचर अगर लो करते हैं, लगातार टेम्परेचर हम क्या करते हैं, लो करते हैं, तो ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। और ये चीज कहाँ होता है, देखिए ये क्या है, पानी है, अगर द्रव की बात करें तो पानी है, और गैस की बात करें तो भाप है। भाप को मान लेते हैं क्या, गैस। गैस भाप क्या है, एक प्रकार की गैस ही है। तो आप देख सकते हैं ठोस द्रव में कन्वर्ट हो गया, द्रव ठोस में कन्वर्ट हो गया, द्रव गैस में कन्वर्ट हो गया, और गैस फिर से द्रव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है जब ठोस द्रव में और द्रव गैस में दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातित। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित। ऊर्ध्वपातित ऐसे पदार्थ, उत्पादित पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो डायरेक्टली ठोस से द्रव, सॉरी, डायरेक्टली ठोस से गैस या गैस से ठोस में कन्वर्ट होते हैं, उसको ऊर्ध्वपातित पदार्थ में। जैसे कि आप देखे हैं कपूर, नौसादर, ठीक है, डेप्था, ये सारी चीजें क्या होता है, ये सारी चीजें ठोस से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं। कपूर को आप जलाइए, ठीक है, कपूर क्या है, एक ठोस पदार्थ है। अगर कपूर को आप जलाएंगे तो कपूर कभी द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस डायरेक्टली ठोस में भी कन्वर्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। ये मैंने बताया पदार्थ की अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, क्या करते हैं। ठीक है, एक मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है, एक फ्रीजिंग कहलाता है, एक बॉइलिंग कहलाता है, क्वथनांक। ठीक है, बॉइलिंग, तो ये चीजें याद रखें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई पदार्थ की अवस्थाएं। अब बात करेंगे पदार्थ की इन्हीं अवस्थाओं में, पदार्थ की इन्हीं अवस्थाओं में क्या होगा भाई साहब, प्रसार देखने को मिलेगा। क्या, जिसको हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, चाहे वो ठोस हो, गैस हो या द्रव, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ की ऊष्मीय अवस्था है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में ऊष्मीय प्रसार। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में, अवस्थाओं में ऊष्मीय प्रसार। तो ये किस प्रकार से होते हैं वो हम बात करेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं में ऊष्मीय प्रसार, तो पदार्थ की तीन अवस्था जैसे कि हम पढ़े हैं। ठीक है, तीन अवस्था पढ़े हैं। एक हमने देखे ठोस में, ठोस में, सॉलिड में, ये किस प्रकार से होगा ऊष्मीय प्रसार, वो हम देखेंगे। एक है आपका अभी जस्ट पढ़े द्रव, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, देखे हैं। एक होता है द्रव, और तीसरा होता है, क्या होता है भाई साहब, गैस। ठीक है, क्या होता है, गैस, ठोस, द्रव, गैस। इसमें तीन प्रकार के हैं ठोस में, हम देखेंगे। एक कहलाता है रेखी प्रसार। ठीक है, क्या है, रेखी, रेखी प्रसार। दूसरा है यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार।
क्षेत्रीय प्रसार, और थर्ड होता है आयतन प्रसार। आयतन प्रसार, ठीक है। दूसरा द्रव में हम पढ़ेंगे, द्रव की अवस्थाओं में हम पढ़ेंगे, एक होता है आपका आभासी प्रसार, आभासी प्रसार। दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। क्या है? वास्तविक प्रसार, प्रसार। कहने का मतलब है टोटल अगर हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आएगा? आयतन प्रसार, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएगा? आयतन प्रसार। जाहिर सी बात है अगर द्रव है तब द्रव में जो प्रसार होगा आयतन से होगा। अगर किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, ठीक है, कोई भी पात्र है, अगर उसमें द्रव भरा होगा तो जाहिर सी बात है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, आयतन आप जानते हैं, ठीक है। लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और उसका आयतन होगा, कितना पानी भरा है। बोलते हैं टंकी का आयतन निकालिए, एक जो है सिलेंडर का आयतन निकालिए। तो उस प्रकार से हम देखते हैं गैसों में जो प्रसार होते हैं उसको हम आयतन प्रसार कहते हैं। एक कहा जाता है आयतन प्रसार, आयतन प्रसार, और दूसरा दाब प्रसार, दाब प्रसार। चलिए तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ठोस में, ठीक है, ऊष्मीय प्रसार। क्या है? ठोस में ऊष्मीय प्रसार। समझेगा? ठोस में ऊष्मीय प्रसार तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा। एक होता है, सबसे पहले देखेंगे रेखीय प्रसार, ठीक है। रेखीय प्रसार लीनियर एक्सपेंशन, जिसको कहा जाता है लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार या जिसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। देखिए लीनियर प्रसार, इसमें क्या होता है? रेखी रेखा समझते हैं ना, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन रेखा। इसमें क्या होता है? इसमें लंबाई में इसका प्रसार होगा। इस रेखीय प्रसार की बात करें तो इसमें क्या होगा भाई साहब? लंबाई में प्रसार होगा। कहने का मतलब है लंबाई में वृद्धि होगा। प्रसार करने का मतलब क्या है? वृद्धि। इसमें क्या होता है? लंबाई में वृद्धि होता है। पहली बात है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब किसी ठोस, ठीक है, जब किसी ठोस रेखीय पदार्थ को क्या करें? उस पर ताप दे, तो ताप देने के बाद वो जो है जो रेखानुमा संरचना है, रेखीय ठोसनुमा जो रेखा है, वो क्या होगा? उनका प्रसार होने लगेगा, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं फिर हम बात करें, ठीक है। अगर कहें कि धात्विक किसी धात्विक क्षण किसी धात्विक क्षण पर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर क्षण की लंबाई में क्या होगा? क्षण की लंबाई में वृद्धि को, क्षण की लंबाई में वृद्धि को क्या कहते हैं?
रेखी प्रसार कहते हैं। रेखी प्रसार या रेखी प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं भाई साहब? अल्फा। तो अगर इसका जो है अगर सूत्र देखें तो अल्फा बराबर, ठीक है, रेखी प्रसार गुणांक ये है क्या? अल्फा रेखी प्रसार गुणांक है। तो अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि, ठीक है, लंबाई में वृद्धि, ठीक है, और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कर लेंगे, चेंज इन लेंथ डेल्टा, और प्रारंभिक जो है लंबाई होती है, ठीक है, एल एल इंटू डेल्टा टी। तो चेंज इन क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन लंबाई, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई जो है उनका जो है एक्चुअल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू रेखी प्रसार गुणांक। ठीक है, अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें तो अल्फा क्या है यहां पर? देखिए ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखिए प्रसार गुणांक का सूत्र है, या न्यूमेरिकल संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको पूछ सकता है। तो अल्फा बराबर क्या है? रेखी प्रसार गुणांक। रेखी प्रसार गुणांक को डिनोट करता है। वहीं पर अगर लैम्डा एल की बात करें तो ये क्या है? इसकी जहां पर लैम्डा फिजिक्स में देखिए जहां पर लैम्डा हो गया वो कहने को मतलब चेंज हो रहा है, चेंज, ठीक है, चेंज इन लंबाई, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन। ये क्या है? लंबाई में परिवर्तन। दूसरा नॉर्मल जो एल मैंने लिखा है, नॉर्मल एल वो क्या है? क्षण की वास्तविक लंबाई, क्षण की वास्तविक लंबाई, क्षण की क्या है? वास्तविक लंबाई, और डेल्टा टी, ठीक है, तो वो चेंज इन क्या है? टेम्परेचर। जाहिर सी बात है टेम्परेचर हम देंगे तभी वो चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। जहां लेमडा की बात करें तो वो परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन को बताता है। तो समझ चुके होंगे ये सारी बातें। तो किसी रेखी प्रसार मतलब रेखा, एक लीनियर एक्सपांशन रेखा। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल से आपको अगर समझाऊं, एक एग्जांपल दो तो एग्जांपल में आप समझेंगे। देखिए आप जानते हैं नहीं जानते वो अलग बात है। आपने तो ट्रेन तो चढ़े होंगे भाई, ट्रेन तो चढ़े होंगे, और ट्रेन पर क्या होता है? जो पटरियां होती है ट्रेन की, क्या होती है? पटरियां होती है। ट्रेन चलेगी तो पटरियां होगी। तो देखिए ट्रेन की पटरियों में ये थोड़ा सा क्या बनाया जाता है? गैप बनाया जाता है। क्या है? ट्रेन की पटरियों में इस प्रकार से थोड़ा सा क्या करते हैं? गैप बना देते हैं। ये क्या है? गैप। क्या है? गैप। यह है ट्रेन, ट्रेन की पटरियां। ट्रेन की पटरियां। अब देखते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या होता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि यदि मान के चलिए इस ट्रेन की पटरियों को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे, सटा देंगे, कहने का मतलब एकदम और जो है इसको इस पर गेप यदि नहीं देते हैं तो गर्मी के दिनों में क्या होता? गर्मी के दिनों में ज्यादा सूर्य के प्रकाश धरती पर पड़ेगा। ठीक है, अभी गर्मी का दिन स्टार्ट हो चुका है, मार्च का महीना है। तो क्या होगा? जितना धूप पड़ेगा, जितना ऊष्मा पड़ेगी, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उतना ही ये ट्रेन की जो पटरियां हैं वो क्या होगा? वो उसमें प्रसार होने लगेगा।
ठीक है, मैंने कहा रेखीय प्रसार जो क्षण में, ठीक है, अगर ये क्षण है, इस क्षण को अगर ज्यादा ताप देंगे तो क्या है, वो इस प्रकार से रेखीय प्रसार इसलिए कि क्यों, ठीक है, क्योंकि रेखा में इसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। जब रेखाओं में प्रसार होता है तो क्या होता है, ये इधर फैल जाएगा, ये इधर फैल जाएगा, तो फैलेगा तो जाहिर सी बात है दोनों सट जाएंगे। और देखते हैं कई बार ऐसे एकदम थोड़ा सा गिप होता है तो सटने के बाद रेल की पटरी हल्की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हल्की क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और एक और चीज है यहाँ पर, इस प्रकार से इसको इसको दोनों को बांधने के लिए एक पोर्च लगाया जाता है, ठीक है, एक पोर्च नुमा संरचना लगाया जाता है। इस प्रकार से इसको क्या करें, बोलते हैं कब्जा पोर्च टाइप की संरचना लगाई जाती है इस गेप में, ठीक है। आप देखे होंगे ट्रेन की पटरी में, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, ट्रेन वगैरह जाएंगे तो फिर चढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे दोनों को क्या किया जाता है, पोर्च लगा, और ऐसी दोनों ट्रेन कनेक्ट होता है, ट्रेन की पटरियां ऐसी कनेक्ट होती, क्यों। और यहाँ पर जो गेप है, यहाँ पर जो गेप है ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि ठोस जो अवस्था है, जो इसमें रेखीय प्रसार होगा, तो रेखीय प्रसार होने से ये पटरियां आपस में इस प्रकार से क्या हो गए, जुड़ ना जाए, और जुड़ने के बाद ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और खतरा होता है, जिसकी वजह से ये ऐसी स्थिति होती है। तो ये होता है ठोस में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। चलिए, तो ठोस में ऊष्मीय प्रसार का पहला था रेखीय प्रसार गुणांक। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयतन में, सॉरी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल जो है प्रसार गुणांक, ये तो हो गया है पहला, और दूसरा है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक कहने का मतलब है, अब यहाँ पर देखिए वहां पर रेखी है तो रेखा होगा तो, और जो जाहिर सी बात है लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। जब ताप देने पर, ठीक है, जब किसी पदार्थ के, ठीक है, जब किसी पदार्थ को, जब किसी पदार्थ को ताप देने पर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर, ताप देने पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन को, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन को, परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक कहते हैं, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसका यदि इसको डिनोट करते हैं किससे, बीटा से, इसको डिनोट करते हैं किससे भाई साहब, बीटा से, इसको क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। तो इसको अगर लिख लें तो ये क्या होगा, बीटा, यदि लिखें तो ये क्या होगा, बीटा बराबर डेल्टा ए, चेंज इन एरिया, ए डिनोट फॉर एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया, divided by actual area into increase in ताप and change in temperature, increase in temperature and change in temperature। तो इसको हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और इसको क्या क्या कहेंगे, जैसे कि रेखीय प्रसार गुणांक में हमने देखे, तो बीटा जानते हैं, बीटा बराबर क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। दूसरा, अगर लेमडा
ए की बात करें, लैम्डा ए की बात करें, तो मैंने कहा जहां भी लैम्डा होता है वहां परिवर्तन होता है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल में क्या है, परिवर्तन को ये डिनोट कर रहा है। वहीं पर अगर ए की बात करें तो एक्चुअल क्षेत्रफल, जितना पहले क्षेत्रफल था, जैसे कि यहां पर हम देखें तो लेमडा मतलब ये तो समझ गए रेखीय प्रसार को डिनोट करता है इसको, अगर इतना लंबा लिखने से अच्छा मैं लेमडा लिख दूं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करता है, सॉरी अल्फा से, इतने बड़े रेखीय प्रसार गुणांक लिखने से अच्छा मैं अल्फा लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चेंज इन लेंथ, इसमें क्या है, रेखा में लेंथ में परिवर्तन हो रहा था इस प्रकार से, वहां क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, और एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, तो वही चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ए मीन्स कहने का मतलब है जो वास्तविक क्षेत्रफल पहले जो था, वास्तविक क्षेत्रफल और डेल्टा टी, और डेल्टा टी जहां पर डेल्टा लग गया इसका मतलब क्या, चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, जब ताप में परिवर्तन करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का क्या चेंज हो जाता है भाई साहब, किसी पदार्थ का क्षेत्रफल चेंज हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो मान के चलिए कोई अगर एग्जांपल में अगर समझे, तो क्या देखने को मिलता है, मान के चलिए कुछ क्षेत्रफल जिसका निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एरिया है कोई, ये क्षेत्रफल निकालने की लंबाई और गुण चौड़ाई होनी चाहिए। चलिए, तो ये देखिए, हाँ यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकाले लंबाई गुणी चौड़ाई को तो ऊंचाई, ठीक है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले, ये पूरा है, ये इसका क्या है, कोई जमीन है या कुछ भी है, ठीक है, जमीन में नहीं होगा भाई साहब, प्रसार जमीन में थोड़ी होगा, ऐसे में जिसमें ताप दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम लगातार क्या देंगे, वृद्धि करेंगे, ताप के, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल जितना है मान के चलिए जो भी है, तो उसमें क्या है, या फिर इस तरफ, या फिर इस तरफ, या फिर इस तरफ, या फिर इस तरफ, किसी भी तरफ ये क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाता है। आप देखते हैं समय के साथ अगर आपके यहाँ बर्तन वगैरह होगा, ठीक है, कुछ मेटल वगैरह जो है, बर्तन वो गरम वरम करते हैं तो वो हल्का से जो है बोल देते हैं फैल जाता है कभी कभार, ठीक है, फैल जाता है। तो अत्यधिक ताप देने पर उसके जब क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, ठीक है। और देखिए इसमें अगर इसमें लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, इसमें क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, इसमें क्या बढ़ रहा है, सिर्फ लंबाई बढ़ रही है, लेंथ का इंक्रीज हो रहा है, इसमें लंबाई और चौड़ाई बढ़ रही है, इधर लंबाई, इसमें क्या बढ़ रही है, लंबाई और क्या बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है, क्या बढ़ रही है भाई साहब, लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। चलिए, ये हो गया दूसरा। तीसरा, थर्ड नंबर है आपका, कौन सा है, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, गुणांक, जब किसी का आयतन बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक, इसमें किसकी वृद्धि होगी, आयतन की वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए, किसमें होगी, आयतन में वृद्धि होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, किसी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसमें उसके आयतन में परिवर्तन हो, उसके आयतन में, आयतन में परिवर्तन को, परिवर्तन को क्या कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं।
और इसको इसको डिनोट करते हैं गामा से। अल्फा बीटा हो गया और ये क्या है, इसको डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू आयतन में वृद्धि, मतलब कहने का मतलब डेल्टा वी वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम डेटा में, आयतन परिवर्तन क्या है, वी फॉर वॉल्यूम बटे एक्चुअल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो सब में वही है, सब में क्या है भाई साहब, वही है। हम इसको डिनोट किए थे, किसको, अल्फा से डिनोट किए थे रेखीय प्रसार गुणांक को, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को, क्षेत्रफल को बीटा से डिनोट किए थे और आयतन को लैम्डा से डिनोट किया। तो यहाँ पर लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा एल और एक्चुअल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। वहीं पर अगर यहाँ पर एरिया में जो परिवर्तन हो रहा है, तो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और वहीं पर यहाँ पर अगर वैल्यूम में, कहने का मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो चेंज इन आयतन जो है डिवाइडेड बाय एक्चुअल आयतन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यही सब सेम आप एक बार याद रख लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो आप वैल्यूम के स्थान पर लेंथ लगा जाइए, लेंथ के स्थान पर एल लगा दीजिए, तो सबका लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा आप तो जानते ही हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो उसको अगर लिखें कैसे, तो अगर हम कहें, यदि हम कहें ये है क्या है लेमडा, लेमडा कहने का मतलब है इसको डिनोट कर रहा है आयतन प्रसार गुणांक को, आयतन प्रसार गुणांक को डिनोट कर रहे हैं। अगर हम चेंज इन v कहने का मतलब है ये आयतन को परिवर्तन, आयतन, आयतन का परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन, आयतन का परिवर्तन करने का मतलब आयतन में परिवर्तन। एक्चुअल v कहने का मतलब है आयतन, एक्चुअल आयतन या ठीक है मूल आयतन या वास्तविक आयतन, मूल या वास्तविक आयतन, वास्तविक आयतन है। और वहीं पर अगर चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब है कि इसमें टेम्परेचर में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, अगर मैं यहां पर बात करूं, एक नोट लिख लीजिए, यहां पर मैं बात करूं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों का यदि मैं बात करूं, तीनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो तीनों का अनुपात आप जानते हैं, अल्फा क्या हो रहा है, देखिए तीनों का अनुपात क्या है, तीनों का अनुपात 1:2:3, 1:2:3। और ये क्यों हो रहा है आप जान सकते हैं, क्यों हो रहा है, ये भी आप याद रखिए, नोट में आप क्या याद रखें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा निम्नलिखित में से। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में संबंध है, तो अल्फा बीटा गामा में ये संबंध है। और आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। और 1:2:3 की जो है रेशियो में ये रहता है। 1 इसलिए क्योंकि इसमें लंबाई में एक में हो रहा है। ठीक है, लंबाई कहने का मतलब एक में परिवर्तन हो रहा है, सीधी रेखा में परिवर्तन हो रहा है।
देखिए इसमें लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने 2 लिखा है। और इसमें लंबाई, चौड़ाई और इसके वैल्यूम, देखिए अगर किसी का वैल्यूम निकालना है, मान के चलिए अगर कोई पात्र है, ठीक है, कोई पात्र है और इस पात्र में क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस पात्र में क्या है, पानी भरा हुआ है, जल है, वाटर है, ठीक है, ये क्या है, पानी है। और इस कहने का मतलब कि ये कितनी गहराई है ये नापना है, इसकी वैल्यूम निकालना है, वी निकालना है। अगर इसकी क्या है, अगर फाइंड आउट वी, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, ठीक है, जैसे आप जो है सिलेंडर का आयतन निकालते हैं, मैथ्स वगैरह हम देखते हैं, सिलेंडर का आयतन निकालते हैं, तो लंबाई हो गया गुणित चौड़ाई गुणित उसकी जो है जो वॉल्यूम है, ऊंचाई कितनी तक ये गई है, तो ये नापते हैं। तो 3 चीजें नापते हैं, तो ये 3 चीजें हैं, ये देखिए, तो 1:2:3, ये इसी कारण। कहने का मतलब यदि यदि अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर, यदि मान के चलिए एग्जांपल है, यदि अल्फा की वैल्यू 10 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 2 गुना मतलब 20, और गामा की वैल्यू 10 की गुना मतलब 30 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की आप देख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 10 है तो बीटा की 20 हो जाएगी, जो है गामा की 30 हो जाएगी। इसकी 4 है, इसकी 4 है, मान के चलिए अल्फा की वैल्यू अगर क्या है, 4 है, तो 4 दूनी ये क्या होगा, 8, ठीक है, और ये 4 तिया 4 तिया ये 12, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चट का गिफ है। चलिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 एक कम, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आ गया, 1 2 3 आ गया कि नहीं भाई साहब, ठीक है, आया 1 2 3, तो ये भी है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं जब ऐसी स्थिति आएगी तो। चलिए, तो ये तो था कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये हो गया आपका आयतन प्रसार गुणांक, और ये हो गया आपका क्या है, पदार्थ की जो अवस्था है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रकाश आयतन, ये ठोस की अवस्था, ये हो गई कम। चलिए, चलिए नेक्स्ट है ध्रुव, ठीक है, आभासी प्रसार वास्तविक, ये आयतन प्रसार के अंतर्गत है। तो दूसरा द्रव में प्रसार देखेंगे, द्रव में क्षेत्रीय प्रसार, द्रव में ऊष्मीय प्रसार, द्रव में क्या है, ऊष्मीय प्रसार। तो द्रव में ऊष्मीय प्रसार दो तरह के हैं, द्रव में ऊष्मीय प्रसार एक तो आयतन से होगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, आप समझ चुके हैं। तो इसमें आयतन में क्या होगा, आयतन में परिवर्तन होगा। और आयतन में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार वास्तविक परिवर्तन और दूसरा जो है आभासी परिवर्तन। एक होता है, जैसे मैंने कहा, आभासी परिवर्तन, और दूसरा है वास्तविक परिवर्तन। क्या होता है, वास्तविक परिवर्तन, ठीक है।
तो अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। आभासी परिवर्तन कहने का मतलब है किसी अगर ताप को, ठीक है, किसी जो द्रव को यहाँ पर आयतन में कब कन्वर्ट होगा, ठीक है। हम अगर बात करें यदि किसी द्रव को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर यदि उसकी वास्तविक आयतन में परिवर्तन होता है तो उसको वास्तविक परिवर्तन कहते हैं। यदि उसे आभासी जो है आयतन परिवर्तन हो तो उसको आभासी आयतन परिवर्तन कहते हैं। इसको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम आयतन को कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसमें परिवर्तन हो आयतन तो लैम्डा, चलिए लेमडा बराबर चेंज इन वी, चेंज इन वी बटे एक्चुअल वी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, सेम वही है। और यहां पर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लेमडा चेंज इन वी आर, वी नीचे आर लिख दिया, कहने का मतलब किसमें, रियल, आर फोर किसको डिनोट कर रहा है, रियल, रियल परिवर्तन, वास्तविक रूप से परिवर्तन। पी मूल जो उसका वास्तविक है जो आयतन है, और चेंज इन टेम्परेचर, तो दोनों है। इसको इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आयतन में इस प्रकार से आभासी रूप से परिवर्तन होता है उसे आभासी जो है परिवर्तन गुणांक कहते हैं, ठीक है। वास्तविक रूप से परिवर्तन होता है तो आभासी परिवर्तन या आभासी प्रसार, परिवर्तन कहने का मतलब प्रसार है, तो परिवर्तन लिख दिया, आभासी प्रसार, प्रसार गुणांक है सीधा, आभासी प्रसार गुणांक और वास्तविक प्रसार गुणांक, ठीक है। तो आयतन में हो रहा है तो इसको हमने किससे डिनोट किया, लैम्डा से डिनोट किया। चलिए उसी प्रकार अगर गैस में बात करें, गैस की बात करें, गैस में क्या है, ऊष्मीय प्रसार, गैस में क्या है, ऊष्मीय प्रसार। तो गैस में ऊष्मीय प्रसार देखिए तो उसको हम लिख सकते हैं, यदि इसमें आयतन में परिवर्तन होगा, आयतन में क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा होगा। और यहां पर लिख सकते हैं यदि स्थिर दाब में, यदि स्थिर दाब में, प्रेशर में, ठीक है, यदि स्थिर दाब में किसी गैस को, किसी गैस को या किसी गैस के ताप को, गैस के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, बढ़ाने में, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में उसके यदि उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसके आयतन में क्या होता है, परिवर्तन को, उसके आयतन में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार कहने का मतलब गैस को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यह आयतन प्रसार कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। तो यहाँ आयतन की बात आ गई, इसका मतलब इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे। गैस की जहां बात आई, सॉरी आयतन की बात आई, इसका मतलब क्या है, उसको भी हम क्या करेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो लैम्डा बराबर फिर होगा गैस के आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी, एक्चुअल वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, ताप में परिवर्तन हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रहा है, परिवर्तन कहने का मतलब वृद्धि हो रहा है, तो ये चीज है। तो वही है यहाँ पर
यहाँ पर एमडा बराबर आयतन है, जो है इसमें आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है। यदि लेमडा वी की बात करें तो लेमडा वी बराबर चेंज इन क्या है, वैल्यू, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, वही सब चीजें हैं। एक्चुअल वी कहने का मतलब वास्तविक आयतन, जिसका पहले वास्तविक आयतन होगा, और आपका चेंज इन टेम्परेचर, तो ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन, परिवर्तन एक तरह से वृद्धि हो रहा है, परिवर्तन कहने का मतलब है वृद्धि ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो गैस में, ठोस में और द्रव में ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, आयतन और दाब प्रसार गुणांक। ठीक है, एक, हाँ आयतन को हो गया, दाब एक चीज और बाकी है, दाब का बाकी है ना, ये मैं ध्यान से गया, दाब गैस में एक तो पहली बात है आयतन में होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए आयतन, एक है आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक पहला है, प्रसार गुणांक, और वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो आपका दाब प्रसार गुणांक होता है, दाब प्रसार गुणांक होता है। तो दाब प्रसार गुणांक, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, दाब प्रसार गुणांक। यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है, अगर उसके दाब में परिवर्तन होता है, दाब में वृद्धि होता है, किसी की गैस के दाब में वृद्धि होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, गैस के दाब में वृद्धि होगा। ठीक है, तो गैस के दाब में क्या होगा, तो वृद्धि देखने को मिलेगी। गैस के दाब में क्या होगा भाई साहब, वृद्धि होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब 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 किसी स्थिर दाब, किसी स्थिर दाब के ताप को, के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके दाब में परिवर्तन को, किसी गैस के दाब में परिवर्तन को क्या कहते हैं, दाब प्रसार गुणांक कहते हैं, दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। अब इसको डिनोट करते हैं हम किससे भाई साहब, पी से, और पी फोर क्या है, प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब होता है। ठीक है, पी फोर प्रेशर, प्रेशर मीन्स दाब, और इसको हम लिखेंगे चेंज इन क्या है, चेंज इन, सॉरी, गैस, दाब प्रसार में गैस प्रसार गुणांक है। ठीक है, ये क्या है, गैस प्रसार, गैस की बातें कर रहे हैं ना, दाब में होगा भले, गैस प्रसार गुणांक, गैस में, गैस के दाब में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो गैस प्रसार गुणांक, इसको हम एक्चुअल में हमको क्या बीटा से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बीटा से, और बीटा से डिनोट करते हैं गैस प्रसार गुणांक। और चेंज इन पी, प्रेशर में चेंज होता है, एक्चुअल पी, ठीक है, एक्चुअल पी इनटू, एक्चुअल पी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये है। तो बीटा क्या हो गया यहाँ पर, इसको किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, और बीटा क्या हो गया, अगर बीटा की बात करें तो गैस प्रसार गुणांक है, एक क्या है, गैस प्रसार गुणांक, गैस का दाब प्रसार गुणांक, सीधी सी बात, गैस का दाब प्रसार गुणांक, और
यहाँ पर P क्या है भाई, डेल्टा P क्या है, ठीक है, गैस के दाब पर परिवर्तन हो रहा है, गैस के दाब में परिवर्तन, दाब में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और जो एक्चुअल P है वो है वास्तविक, वास्तविक गैस के दाब, गैस का दाब, गैस का प्रेशर वास्तविक। और टी, टी इस कहने का मतलब है जो है ताप में परिवर्तन, ताप में क्या है, परिवर्तन। वही है सब, जो चीज मैंने पहले बताया ये सब वही है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी, ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका जो चीज हम देख रहे थे, उष्मा का जो है, जो प्रसार आप देख रहे थे, वो तीनों चीज क्या हो गया, हो गया। चलिए हम बात करेंगे अब उष्मा का संचरण, हीट ट्रांसमिशन। ठीक है, उष्मा का संचरण, हीट ट्रांसमिशन। चलिए हीट ट्रांसमिशन बात करेंगे, बट नेक्स्ट हमारा चीज है आज उष्मा का संचरण, या जिसे हम कहते हैं हीट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, चलिए हीट ट्रांसमिशन तीन प्रकार का, एक्चुअल में तीन प्रकार के होते हैं, चौथा पांचवा भी मैं बताऊंगा। ठीक है, हीट ट्रांसमिशन, एक तो आपको देखने को मिलेगा हीट ट्रांसमिशन में, सबसे पहला है, कहा जाता है चालन, एक है चालन, या जिसे कहते हैं कंडक्शन, कंडक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे विकिरण, या जिसे कहते हैं रेडिएशन, क्या है, रेडिएशन। और थर्ड होगा आपका संवहन, या जिसे कहते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है, चलिए एक होता है वाष्पन, एक और होता है वाष्पन। ठीक है, और एक होता है संवहन, हो गया है, एक अधिवहन, अधिवहन। एक मिनट है, थोड़ा वेट करिए, 2 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे उसमें के प्रसार में सारी चीजें देखेंगे, आगे हम बढ़ेंगे, उसके बाद हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बस 2 मिनट का ब्रेक है, फिर बात करेंगे। चलिए 2 मिनट के बाद, चलिए तब तक आप इसको थोड़ा देखिए।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिटी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं हमारा फिजिक्स की क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या ऊष्मा का संचरण हम देखेंगे, हीट ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक चालन, दूसरा विकिरण, तीसरा संवहन, चौथा वेपोराइजेशन, इसको कहा जाता है वेपोराइजेशन। इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इंग्लिश में, अधिवहन जो भी है, ठीक है। चलिए तो ये 4-5 ऐसे ऊष्मा का संचरण ऐसे देखने को मिलता है। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले चालन। चालन या कंडक्शन। देखिए चालन या कंडक्शन की बातें करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों जब संपर्क में रखे हों तब उसमें जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें जो ऊष्मा का प्रसार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चालन कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच या पदार्थों के मध्य, मैं समझाऊंगा कैसे होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य, ठीक है, ऊष्मा का प्रसार, ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, चालन कहलाता है, चालन कहलाता है। पहली बातें। दूसरी बातें ये है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होगी इसमें, क्या होगा भाई साहब, माध्यम की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है, या होती है, ठीक है। इसमें माध्यम मीडियम की बहुत जरूरत है और ये सबसे स्लो प्रोसेस है। उष्मी प्रसार का कहने का मतलब उष्मा का संचरण का सबसे क्या है, लोएस्ट प्रोसेस है, सबसे स्लो प्रोसेस है। यह उष्मा संचरण का सबसे धीमी प्रोसेस है या धीमी प्रक्रिया है। एक और बातें, इसमें इसमें माध्यम के सभी कण भाग लेते हैं, माध्यम के सभी कण भाग लेते हैं। बोलेंगे सर ये तो आपने लिख दिया है क्या चीज, वो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने क्या किया है, दो वस्तु मैंने ली, ठीक है, दो वस्तु मैंने लिया है, एक इधर रखा हूं, एक इधर रखा हूं, ठीक है। एक वस्तु, दोनों को मैंने क्या किया, देखिए ये हीट है, यहां भी हीट है, यहां से मैंने हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है। और ये क्या है, हाई टेम्परेचर है, ये क्या है, इसको हम मानते हैं लो टेम्परेचर। एल टी, देख एच टी कहने का मतलब हाई टेम्परेचर, एल टी कहने का मतलब है लो टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर कोई मैंने माध्यम रख दिया, ठीक है, जो मीडियम, ये क्या है, एक मीडियम है, क्या है, ये क्या है, एक मीडियम। और जो माध्यम रख दिया, मीडियम रख दिया, ये क्या है, माध्यम, जिसकी वजह से, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, जब भी ऊष्मा का जो है संचरण होगा, ऊष्मा का जब भी संचरण होगा, ट्रांसमिशन होगा,
वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर टू क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। यदि इसको मैंने रखा जो है इसको क्या रखा मैंने 100 डिग्री सेल्सियस यदि गर्म रखा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस कोई वस्तु है, कोई जो है ऑब्जेक्ट है, ए नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, बी नाम का, ठीक है, ये माध्यम है। और यहाँ पर कोई वस्तु मैंने क्या किया, गर्म जो है 100 डिग्री सेल्सियस वस्तु, दोनों किससे कनेक्ट है, एक माध्यम से कनेक्ट है। और जब ये गर्म होगा, जाहिर सी बात है, ये वस्तु ए, ऑब्जेक्ट ए गर्म होगा, तो इसके थ्रू जो माध्यम के कण भी काम करने लगेगा। माध्यम के सभी कण भाग लेते हैं, माध्यम की क्या है, सभी कण यहाँ पर भाग लेते हैं, सभी कण जो है काम करने लगेगा। तब क्या होगा, तब क्या होगा, ऊष्मा का यहाँ पर संचरण हो, ट्रांसमिशन होगा। कैसे होगा, हाई टेम्परेचर से ये क्या होगा, लो होगा, और हाई टेम्परेचर से लो होगा, और धीरे धीरे अगर 100 डिग्री है तो मान के चलिए अंतिम तक जाएगा, वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह जाएगा। एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा एक्चुअल यह होता है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस गर्म, यहां तक जाते जाते कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए मैंने क्या कहा, एग्जांपल इधर मैं अगर लूं एग्जांपल, तो कई वस्तु जो है मैंने रखे हैं, ए नाम का, बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से मैंने जो है रखे हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, ए बी सी डी ई, ई है भाई, क्या है, ई, अल्फाबेट समझते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ। तो इस प्रकार से ए से बी, ठीक है, बी गर्म होगा, फिर सी गर्म होगा, फिर डी गर्म होगा, फिर ई गर्म होगा, फिर एफ गर्म होगा। लेकिन गर्म होते होते देखिए यहाँ पर माध्यम के सभी कण काम कर रहे हैं, ये माध्यम के कण है, मान के चलिए इसके अंदर जैसे माध्यम के जितने भी कण हैं वो सभी भाग ले रहे हैं। तो अब यदि आप डेफिनेशन में जाएंगे तो मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का यहाँ संचरण हो रहा है, ऊष्मा का संचरण चालन कहलाता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम की ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिना मीडियम की हो ही नहीं सकता। इसको मैं हटा दूं क्या, ठीक है, यदि बीच के कोई एक दो को हटा दूं क्या, तो ये गर्म होने के बाद ये गर्म हो जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये गर्म हो जाएगा, क्या ये गर्म हो जाएगा, दूसरा पात्र या फिर दूसरी वस्तु, ये गर्म तो नहीं होगा भाई दूसरे को हटाने पर। तो ये हटाऊंगा तो गर्म नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो आप देख लीजिए कि ये उष्मा के इस संचरण में क्या होती है, सभी कण भाग लेते हैं, साथ ही साथ ये सबसे धीमी अवस्था, एकदम ध्यान आराम से चलेगी। मान के चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, चालन की, कंडक्शन की, कि ये मान के चलिए रॉड है, ठीक है, कोई रॉड है, लोहे का रॉड है, मैं यहाँ पर गर्म करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर गर्म करता हूँ इस पॉइंट पर, तो ये धीरे 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 ये इनकी जो है उष्मा का संचरण होगा इस तरफ, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, उष्मा का संचरण किस तरफ होगा, इस तरफ हो रहा है दूसरे साइड। लेकिन जहां पर मैं गर्म किया हूं, जिस स्थान पर मैंने गर्म किया है वो स्थान बहुत ज्यादा गर्म होगा। जैसे कि मैंने हाल 100 डिग्री गर्म है, तो कितना भी हो, मैं एग्जांपल दिया हूं, ठीक है, जितना गर्म होगा, क्या इतना गर्म ये वाला पॉइंट होगा, दूसरा सिरा होगा, एक सिरा जितना गर्म है क्या उतना सिरा वो होगा, नहीं होगा, क्योंकि उष्मा का प्रसार हो रहा है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान उष्मा का क्या हो रहा है, प्रसार हुआ। जब उष्मा का प्रसार होगा तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कंडक्शन। और कंडक्शन में क्या है कि यहाँ माध्यम, पहली बात माध्यम जरूरी है, दूसरी बात, ठीक है, माध्यम के हर वो कण भाग लेंगे, तीसरी बात उष्मा की संचरण की ये सबसे निम्न विधि है, क्योंकि एक पॉइंट से निम्न कहने का मतलब धीमी विधि, मैंने कहा ये उष्मा संचरण की धीमी विधि है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने पर बहुत लेट लग जा रहा है, टाइम लग जा रहा है, और साथ ही साथ जितना ये गर्म है उतना वो गर्म नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या है, चालन या कंडक्शन। दूसरी बात है, दूसरा हम चलेंगे किसमें, किसमें भाई साहब, दूसरा हम चलेंगे कौन सा है, विकिरण या रेडिएशन।
तो समझ में आया होगा आपको विकिरण या रेडिएशन। हाँ, इसके कई एग्जाम्पल है। अगर हम ये उष्मा प्रसार जो है उष्मा के संचरण की चालन विधि पर हम बात करें, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। मैंने क्या कहा, उष्मा के इस संचरण विधि पर हम बात करें, चालन विधि पर हम बात करें, तो उसमें कई एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में ठंडी के दिनों में लकड़ी व लोहे का ताप समान है, मान के चलिए, ठीक है, लकड़ी और लोहे का ताप समान होने के बावजूद भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंड होती है। ठीक है, लकड़ी और लोहे के ताप समान होने के बावजूद शीत ऋतु में आपके जो लोहे की जो कुर्सी है, आप छू के देखिए, ठीक है, लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी रहती है, और सेम उसमें क्या है, उष्मा का प्रसार हो रहा है फिर भी से। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप बुक में दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए तो देख सकते हैं। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान है। ठीक है, तो धातु की चाय पीने तो वो थोड़ा गर्म लगता है, लेकिन चीनी मिट्टी में नहीं लगता। तो ये चीजें हैं, तो आप इसको समझ चुके हैं तो फिर आसान होगा। चल, दूसरा विकिरण क्या है, विकिरण या रेडिएशन। देखिए, विकिरण या रेडिएशन कुछ नहीं है। देखिए, विकिरण और रेडिएशन क्या है, यह एक फास्टेस्ट प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि उष्मा संचरण का सबसे जो है तीव्र अवस्था, ठीक है, इसमें, ठीक है, फास्टेस्ट है। अगर इसकी बात करें, इसमें या यह उष्मा के संचरण का तीव्र अवस्था है, तीव्र अवस्था है या तीव्र प्रक्रिया है। अवस्था कहने का मतलब तीव्र प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें विकिरण या रेडिएशन, इसमें क्या है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कैसे नहीं होती भाई, जैसे कि एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, पहली बातें, ठीक है, आपने गांव में, ठीक है, शहरों में तो बहुत कम देखने को मिलता है, गांव में, ठीक है, जब ठंडी की दिन होती है तो आप क्या करते हैं, आग तापते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आग तापते हैं। ठीक है, कई घरों में तो चूल्हे में बैठ जाते हैं भाई साहब, चूल्हे में घुस जाते हैं, क्या करते हैं, आग तापते हैं। तो जब आग तापा जाता है, आग तापना, जब आग तापा जाता है तो आप देखिएगा कि एक, ये जो है आग जल रहा है, ठीक है, ये क्या है, अगर क्या है, आग जल रहा है, क्या है, ये आग है, आग जल रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ये आग जल रहा है, तो ये क्या करता है, आग तापता है कि भाई साहब ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, इस प्रकार से चूल्हे में बैठ जाते हैं। तो क्या चूल्हे में घुस जाते हैं या आग में कूद जाते हैं आग तापने के लिए, दूर रहते हैं ना, जितना उसका लव आएगा, जितना उसका उष्मा का जो है प्रसार होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कहने का मतलब है, अब आग के सामने इस प्रकार से अपनी हाथ रखेंगे या चूल्हे के सामने से हाथ रखेंगे, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप में जो है गर्म होगा, आपका हाथ वगैरह गर्म हो जाएगा, हाथ पर गर्म हो जाएगा, होता है ना, ठंडी के दिनों में आप ऐसे करते हैं। तो ये क्या डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है। ठीक है, इसमें माध्यम के कोई भाग ले रहे हैं क्या, आपसे कोई जुड़ा है क्या भाई, आग है, आग और आपके बीच में कोई नहीं है ना, आग और आपके बीच में कोई नहीं है, कोई भाग नहीं ले रहा है, मतलब आप डायरेक्टली आपको ताप रहे हैं। तो जब आग तापते हैं तो हमें गर्मी का जो एहसास होता है वो क्या है, उष्मा का संचरण हो रहा है। ठीक है, जो आग जल रहा है, जिस भट्टी में जल रहा है, जहां पर जल रहा है, वहां से आपकी बॉडी तक उष्मा का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है।
और यही कहलाता है विकिरण। एक और एग्जांपल है, ठीक है, जो आप दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं, देखते होंगे, ठीक है, और वो क्या है, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पड़ना। ठीक है, क्या है, सूर्य की ऊष्मा, प्रकाश कहने का मतलब प्रकाश से क्या होगा, ऊष्मा। ठीक है, सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी पर पड़ना, पृथ्वी पर पड़ना। तो ये भी क्या है भाई साहब, ये भी क्या है, ये क्या है, विकिरण के एग्जाम्पल। यहाँ पर भी क्या है, सूर्य के प्रकाश को कोई माध्यम की जरूरत है। पहली बात तो प्रकाश की को माध्यम की जरूरत ही नहीं होती। हम पढ़े हैं, लाइट पढ़ चुके हैं, प्रकाश पढ़ चुके हैं, ध्वनि को होती है लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है आपका विकिरण। ठीक है, तीसरा, पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्दी गर्म हो जाते हैं। पॉलिश किए किए गए, ठीक है, जूते धूप में गर्म हो जाते हैं, धूप में जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं किसके उदाहरण है, विकिरण की। डायरेक्ट आपको क्या कर रहा है, ऊष्मा प्रोवाइड हो रहा है, उसको हम कहते हैं विकिरण। चलिए, तो ये 2 पॉइंट हो गए, 2 चीजें हो गए। तीसरी बातों पर चलते हैं। तीसरा है संवहन। ठीक है, संवहन, या जिसे कहा जाता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन या संवहन की हम बात करें तो इसमें देखिए, ठीक है, ये दोनों में होता है। पहली बात तो ये द्रव में और गैस में। ठीक है, द्रव एवं गैस, द्रव एवं गैस दोनों में होगा, दोनों में होगा। ये जो संवहन क्रिया है, द्रव और गैस दोनों में होगा। ठीक है, इसमें माध्यम के कण इसमें भी भाग नहीं लेते। ठीक है, माध्यम के कण माध्यम के कण भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते। देखिए, संवहन का एक अच्छा एग्जांपल, देखिए जितने भी है फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, आपके आसपास की दैनिक जीवन के एग्जांपल है भाई साहब। ठीक है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आसपास के दैनिक जीवन के एग्जांपल, जैसे कि मान के लिए संवहन के एग्जांपल है कि ये क्या है, एक पात्र है। ठीक है, क्या है, एक पात्र है, और उस पात्र में क्या हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। समझिएगा, उस पात्र में क्या हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये क्या है, पानी या वाटर, जो भी। इस पात्र में पानी भरा हुआ। अब देखिए होता क्या है, इसको हमने क्या किया, इसको ताप दिया। ठीक है, इसको क्या किया, ताप दिया, इसको टेम्परेचर दिया। इसको आप जो गैस में या चूल्हे में किसी में भी अब क्या करेंगे, देखते होंगे जब पानी गर्म करते हैं तो मैंने क्या किया, ये इनको क्या किया भाई साहब, ताप दिया। ठीक है, ये क्या है, आग है या ताप, जो भी, इसको हमने क्या किया, टेम्परेचर हाई किया। तो क्या होगा, क्या होगा, ये गर्म होगा। और गर्म कैसे होगा कि यहाँ का, अब जिस स्थान पर ये जो पतीला है, ये गैस में हमने रखे हैं। ठीक है, इस पतीले को हमने क्या किया है, इस गैस में रखे हैं या फिर ताप दिए। तो ये क्या होगा, जिस स्थान पर ये गर्म होगा, तो स्थान क्या होगा, गर्म होगा, वो स्थान पर इनके जो माध्यम के कण है, ठीक है, इसके जो माध्यम के कण, कहने का मतलब है यहाँ के जो जल के कण है। ठीक है, जो जल के कण है, जल के कण क्या करते हैं कि ये इस प्रकार से आके ऊपर आ जाते हैं। गर्म होगा तो आप ध्यान दिए होंगे, जो बुलबुले निकलता है। ठीक है, आप पानी को गर्म करते समय आप वहीं रहिए, देखिए। ठीक है, बुलबुले ऊपर आते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं। तो कोई चीज अगर गर्म होता है तो ये बुलबुले क्या होगा, ऊपर आएगा। ठीक है, क्या है,
बुलबुले क्या है ऊपर आएगा। और यहाँ के जो पानी है, यहाँ के जो कण है, यहाँ के जो कण है, यहाँ के जो पानी है वो नीचे आएंगे गर्म होने के लिए। ठीक है, क्या होगा, नीचे आएगा। तो नीचे का पानी पहले गर्म होगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर का पानी नीचे आएगा, इस प्रकार से चारों तरफ चलता रहे। लेकिन बीच का जो पानी है, बीच का जो पानी है, बीच का जो स्थान का पानी है क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी गर्म हो गया है, इस स्थान पर भी गर्म है, ये भी स्थान पर गर्म है, और ये भी स्थान क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, दोनों स्थान गर्म हो रहा है। लेकिन बीच का जो पानी है वो किनकी वजह से, इन दोनों की वजह से भाई साहब, किनकी वजह से, इन दोनों की वजह से। ये गर्म होगा तो इसके ताप से, और ये गर्म होगा तो इसके ताप से, दोनों के ताप से बीच वाला पानी भी क्या हो जाएगा, बीच वाला पानी भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला भी पानी क्या हो जाएगा, गर्म होगा। किसकी वजह से, ये दोनों की ताप से, क्योंकि यहाँ भी गर्म है और यहाँ भी गर्म है, तो दोनों की ताप से जो बीच वाला जो पानी है, बीच का जो पानी है वो भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या माध्यम के कण भाग ले रहे हैं, क्या मैं इसको, माध्यम के कण भाग लेने का मतलब है कि ठीक है इस प्रकार से है, तो जब तक मैं इसको गर्म नहीं करूं तो ये वाला गर्म नहीं होगा, और जब तक इसको गर्म नहीं करूं तो ये वाला गर्म नहीं होगा, जब तक इसको गर्म नहीं करूं तो ये वाला गर्म नहीं होगा, जब तक इसको गर्म नहीं करूं तो ये वाला गर्म नहीं होगा। माध्यम के कण कहने का मतलब है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसको एक चीज को हटा दो तो दूसरी चीज जो है छूट जाएगी। ठीक है, रेलगाड़ी देखिए, रेलगाड़ी देखिए, तो रेलगाड़ी का एक एक डिब्बा आप मान लीजिए माध्यम के कण है, और सबसे जो रेलगाड़ी का सबसे सामने वाला जो इंजन है, ठीक है, जहां पर जो रेलगाड़ी चलाने वाले, ठीक है, वो बैठे, लोको पायलट बैठे हैं, तो वो अगर यदि चला रहे हैं, बीच को हम किसी डिब्बे को हटा दे, क्या लास्ट वाला डिब्बा चलेगा, उसके साथ नहीं चलेगा ना। लास्ट वाला डिब्बा, वो लोको पायलट वाले जो डिब्बे हैं दो चार, उसके साथ वो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि बीच वाले को हम हटा दिए। ठीक है, एक दो डिब्बे को हटा दिए तो पीछे वाला पूरा तो खत्म हो जाएगा। तो वही चीज है, माध्यम के कण भाग नहीं लेते, कहने का मतलब बीच की किसी चीज को हटा देते हैं तो वो काम नहीं करते। और यहाँ पर देखिए माध्यम के कण भाग नहीं ले, क्योंकि ये गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर का पानी नीचे आ रहा है, और बीच का ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है इन दोनों के ताप की वजह से। इसका ताप इधर और इसका ताप इधर, तो इसी को हम कहते हैं संवहन। ठीक है, ये द्रव और गैस दोनों में ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, द्रव और गैस दोनों में हम देखने को, गैसों में वायुमंडल अगर गर्मी के दिनों में देखने को मिलेगा तो नीचे गर्म होगा। ठीक है, फिर बाद में जो हवा बन के अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर भी भाग गर्म होगा, तो बीच के स्थान है ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है तीसरे के बाद चौथे नंबर पर जो हमने बातें की, चौथा और पांचवा। हालांकि देखिए आपके बुक में तीन ही दिया है, आप जाके देखिए, चालन दिया, विकिरण देखे हैं, समान दिया, चौथा और पांचवा भी मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए चौथा को और पांचवा की बात करें, एक है वाष्पन, वेपराइजेशन, वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, एक साथ समझेंगे अगर वाष्पन और हम उसको समझे, एक साथ हम देखेंगे वाष्पन और अधिवहन। और दूसरा अधिवहन, अधिवहन। तो जैसे कि अभी हमने देखे, वाष्पन कहने का मतलब वाष्प कैसे होता है भाई, वाष्प कैसे होता है। ठीक है, अगर हम किसी पतीले में पानी रखें, जैसे कि हमने देखे अभी, अगर किसी पतीले में हमने क्या रखे, पानी रखे, तो इस पतीले में जब पानी रखेंगे, इस पतीले में क्या रखेंगे, पानी रखेंगे, तो पानी रखे हमने, और इसको हम क्या दिए, टेम्परेचर दिए, क्या दिए, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इसको हाई किए, तो पतीले की जो पानी है, ठीक है, वो क्या बन गए, वाष्प बन के क्या है, उड़ जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये क्या हो जा रहा है, वाष्प, क्या हो जा रहा है, वाष्प बनकर उड़ जा रहा है। जब वाष्प बनकर उड़ जा रहा है तो ये किस प्रकार से हो रहा है, अप एंड डाउन, कहने का मतलब इस प्रकार से हो रहा है, वाष्प बन के कैसे उड़ रहा है, इस प्रकार से उड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वाष्पन विधि। ठीक है, जब वाष्पन विधि, वाष्प बन के उड़ जा रहा है। अधिवहन में क्या होता है, अधिवहन में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, इसमें हॉरी हॉरी इसमें जो है हॉरिजॉन्टल होता है।
आप देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब आप देखेंगे तो ये जो है ट्रांसफर जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब यदि आप जाएंगे, यदि आप देखते हैं जो जमीन है, ठीक है, जो जमीन है, जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी जमीन क्या धरती है, जो धरती है, और दूसरा हम जो है समुद्र की बात करें, ठीक है, समुद्र की बात करें, तो धरती और समुद्र में ट्रांसमिशन किस प्रकार से होगा। आप देखिए, जो समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, समुद्र के आसपास का क्षेत्र होता है, तो देखिए एक तो ट्रांसमिशन होता है इस प्रकार से कि समुद्र से जो है इनकी हवाएं जब चलती है तो धरती से समुद्र और समुद्र से धरती, इस प्रकार से हवाएं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, इसमें जो ऊष्मा का जो प्रसार होता है हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए रात में आप देखेंगे, अगर रात की बात करें, आप महसूस किए होंगे, एग्जाम्पल में हम देखते हैं रात की, अगर रात की बात करें तो रात में क्या होता है, रात को धरती जो है, कहने का मतलब जो जमीन है, ठीक है, पृथ्वी का, ठीक है, जो जमीन है वो क्या होगा, जो जमीन है वो क्या होगा, ठंडा होता है रात को। और आप देखेंगे समुद्र, समुद्र का पानी एवं समुद्र, समुद्र का पानी, समुद्र क्या होता है, समुद्र गर्म होता है, ठीक है, समुद्र क्या होता है भाई साहब, समुद्र का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होता है, गर्म का मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, जमीन का टेम्परेचर कम होता है, ठंडी गर्मी की नहीं बात करो, जमीन का टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है, और समुद्र का टेम्परेचर, समुद्र का टेम्परेचर कितना होता है, हाई होता है। वहीं पर दिन की, ठीक है, दिन की हम बात करें, रात की अपेक्षा हम दिन की बात करें, तो दिन की बात करें तो दिन में जो जमीन है, जमीन का जो टेम्परेचर है, तो जमीन का टेम्परेचर जो है दिन के समय में क्या होगा, सॉरी, हाई होगा, हाई होगा, इसमें लो होगा, इसमें हाई होगा, ठीक है। और रात जो है, इसमें समुद्र की बात करें तो समुद्र का टेम्परेचर क्या होगा भाई साहब, लो होगा, ठीक है। तो रात्रि को समुद्र के टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है और जमीन का टेम्परेचर कम होता है। दिन के समय जमीन का टेम्परेचर क्या हुआ, ठीक है, ज्यादा होगा, क्योंकि धूप डायरेक्टली पड़ रहा है विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा धूप क्या है, ऊष्मा डायरेक्टली जमीन पर पड़ रहा है, तो इसकी वजह से अब जब वो रात होने लगती है तो उसकी जो है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल उसका क्या होता है, अधिवहन, इसको को अधिवहन कर, हॉरिजॉन्टल रूप से धरती का जो ऊष्मा है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके तरफ, किसके तरफ ट्रांसफर हो रहा है, वो समुद्र की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। जब समुद्र की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और रात के समय इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय हम दिन के समय की बात करें तो दिन के समय फिर से उल्टा होगा, ठीक है, यहाँ के जो है फिर ट्रांसफर होगा, तो इस प्रकार से ट्रांसफर होते जाता है और जो हॉरिजॉन्टल रूप से चलते रहे। यहाँ पर वाष्पन ऊपर नीचे चलता है, वाष्प इधर ऊपर से नीचे, इसमें अगर टेम्परेचर देंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो तल से उठकर ये हॉरिजॉन्टल जब चलेगा तो उसको अधिवहन कहते हैं, वाष्पन जब अप डाउन होगा तो उसे अधिवहन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें थी, बातें किसकी, आपके फिजिक्स में जो बच गया था। और जो बच गए हैं एक दो चीजें, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी के नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम, उष्मी प्रसार और सापेक्ष आर्द्रता का सिद्धांत, ठीक है, उष्मा क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, स्टीफन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ स्टीफन, उष्मा गति का नियम, जो जीरो लाभ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो लगभग आधा घंटा क्लास है, लेकिन मैं किसको कैसे लूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, उसमें थोड़ा एमसीक्यू ऐड कर देता हूँ और एमसीक्यू ऐड करके आधे घंटे के क्लास लूंगा, ठीक है, जैसा भी होगा वो हम देखेंगे। तो ये आपका हो जाता है आज की क्लास का जो है पूरा। और आज की क्लास में हम
बहुत सारी चीजों पर डिस्कस किए। ये हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 2 था। पदार्थ की अवस्थाएं देखिए, हमने 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है, ठोस में कैसे होता है, द्रव में कैसे होता है, गैस में कैसे होता है। रेखीय प्रसार, ठोस में क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, फिर द्रव में आयतन प्रसार में आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार, और गैस में आयतन प्रसार और दाब प्रसार। ये रेखीय प्रसार है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल प्रसार गुणांक बीटा, और फिर आयतन गामा। ठीक है, सॉरी, चलिए फिर आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार, गैस में ऊष्मीय प्रसार, फिर गैस का दाब प्रसार गुणांक, ऊष्मा का संचरण, चालन हम देखें। ठीक है, चालन सबसे लोएस्ट होते हैं, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। या उस विकिरण देखें किस प्रकार से ये विकिरण, संवहन देखें अभी, और वाष्पन और अभिवहन देखें। तो ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं अपनी क्लास में, आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर हो सके तो पार्ट 3 भी लेके आए, और पार्ट 3 के साथ एमसीक्यू प्लस एमसीक्यू। तो हीट इन टेम्परेचर पार्ट 3 प्लस एमसीक्यू भी हो सकता है, मे बी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।